स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज नागर। जैसे कि अपन पहली क्लास में जुड़े हुए थे दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के आने वाले प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने ये भी बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उनके आंसर देते हैं, किस प्रकार से कंफ्यूजन दूर करते हैं अपन दोस्तों। आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ क्वेश्चनों के बारे में और बात करेंगे दोस्तों। लेवल का लेकर के चलेंगे, तब जाकर के अपन कुछ बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कुलदीप सिंह हाडा जुड़ चुके हैं। गुड नाइट सर। अरे बेटा गुड नाइट कर देगा तो कैसे पढ़ेगा। बुद्धि प्रकाश गुजर बिल्कुल। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की। कल भी अपन ने प्रश्न, इसके पहले वाली क्लास में भी अपन ने प्रश्न किए थे दोस्तों। आज वापस उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों चलिए अपन शुरू करते हैं। आज अपन पहले प्रश्न जो हमारे सामने है, तो दोस्तों पहले प्रश्न के बारे में अगर अपन पढ़ें तो पहला प्रश्न हमारे से कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। संयुक्त रूप का मतलब होता है दोस्तों, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो अपन इसे किससे प्रदर्शित करेंगे। तो एक बात अपन ने दोस्तों पिछली वाली क्लास में बताई थी कि तत्व को, जैसे कि मान लीजिए अपन बात करें सोडियम को, तो सोडियम को लिखा जाता है दोस्तों 11Na23। सोडियम को लिखा जाता है दोस्तों 11Na23 से। तो दोस्तों ये वाली जो संख्या है, इस वाली संख्या को बोला जाता है परमाणु क्रमांक, या इसे परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। और ये वाली जो संख्या है दोस्तों, इस वाली संख्या को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। और यही संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किंतु दोस्तों यदि अपन ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी द्रव्यमान संख्या का नाम नहीं आ रहा। तो अर्थात हम द्रव्यमान से हटकर के कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जहां पर पड़ी होती है वो क्या दोस्तों, नाभिक होता है क्या। और नाभिक को इंग्लिश में दोस्तों न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस। और इस संख्या को न्यूक्लियन की संख्या भी कहा जाता है। इस संख्या को न्यूक्लियन की संख्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर यदि हम क्वेश्चंस को ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन में चौथा नंबर लिखा हुआ है दोस्तों न्यूक्लियन। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन या संख्या की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अगर अपन देखें दोस्तों तो किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि दोस्तों अगर अपन नाभिक के बारे में बात करें तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है और नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न अपने सामने लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्न में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो चलिए दोस्तों जैसे ही अपन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो पहला नाम आ रहा है दोस्तों फोटोन। और फोटोन के बारे में हमें यह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताने वाले कौन थे, प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताने वाले कौन थे, प्लांक। और फोटोन नाम प्लांक ने ही उपयोग में लिया था दोस्तों। तो इसका परमाणु से कोई लेना देना ही नहीं है। किंतु दोस्तों सेकंड ऑप्शन अपन देखते हैं तो न्यूट्रॉन को लिखा जाता है दोस्तों N0 से, और यह नाभिक में मिलने वाला उदासीन कण है। पॉजिट्रॉन को लिखा जाता है दोस्तों E+ से, और प्रोटॉन को लिखा जाता है दोस्तों P+ से। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है E- से, और पॉजिट्रॉन को लिखा जाता है E+ से। शक्लें दोनों की सेम है दोस्तों, लिखने का तरीका दोनों का सेम है दोस्तों, बस एक के ऊपर प्लस आता है और एक के ऊपर माइनस आता है। तो अतः इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है दोस्तों। और कल अपन ने यह भी बात की थी कि पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर समान होगा तो वो कितना होगा दोस्तों, तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। कितना होगा दोस्तों, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम।
आवेश दोस्तों बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और पॉजिट्रॉन का आवेश धनात्मक होता है। तो आवेश के हिसाब से देखोगे तो ये मैच करेगा प्रोटॉन के साथ में, और द्रव्यमान के हिसाब से देखोगे तो ये मैच करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो अतः इसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिला जुला रूप भी कहा जा सकता है। लेकिन इसकी जगह पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि परमाणु में मिलने वाला इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण, और दोस्तों विपरीत कण को इंग्लिश में एंटी पार्टिकल भी बोला जाता है। दोस्तों विपरीत कण को इंग्लिश में एंटी पार्टिकल भी बोला जाता है। अर्थात परमाणु में मिलने वाली मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण या इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे बोला जाता है दोस्तों? पॉजिट्रॉन को बोला जाता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी दोस्त की क्लास अगर नहीं जुड़ पाई है तो उनका मैटर न छूटे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो यदि दोस्तों हमें द्रव्यमान के बारे में जानकारी है तो अनुपात निकालने के लिए हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों, और यदि हमें अनुपात के द्रव्यमान के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें थोड़ी मुसीबत होने वाली है दोस्तों। किंतु यदि अपन बात करें कि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। जबकि दोस्तों प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। यह तो द्रव्यमान होता है दोस्तों प्रोटॉन का, और यह द्रव्यमान होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का। जब भी दोस्तों ऐसे वाले प्रश्नों को ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग में सर एक ही चीज सबसे पहले आती है कि सर 10 की घातें आ गई, और 10 की घातों को सोल्व करने का सबसे सीधा तरीका है दोस्तों कि 10 की घातों को नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले आएं। जिस तरीके से आपके प्रश्न का आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए आप उसी तरीके से इनको शिफ्ट करेंगे। सर नॉर्मली तो हम 10 की घातों को नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं, बट मैं चाहता हूं अब की बार आप 10 की घात को ऊपर से नीचे लेकर के आए। किस प्रकार दोस्तों? नॉर्मली तो हम 10 की घात को नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं, बट हम चाहते हैं दोस्तों 10 की घात को अब की बार ऊपर से नीचे लेकर के आए। और किस प्रकार लेकर के आएंगे दोस्तों? जब 10 की घात माइनस 31 ऊपर से नीचे आएगा तो दोस्तों 10 की घात प्लस 31 बन जाएगा, और 10 की घात प्लस 31 को जब अपन इसके साथ लिखेंगे तो 9.1 बटा 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 प्लस का 31, 10 की घात माइनस 27 प्लस का 31, और कितना बच जाएगा दोस्तों? तो ये बच जाएगा 9.1 बटा 1.672 इंटू 10 की घात 4, क्योंकि 227 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली तो हम नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 की घात 4 को अर्थात 4 जीरो को हम इससे गुणा करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9.1 बटा 16720, क्योंकि दोस्तों 3 दशमलव से 3 जीरो गायब हो गई और 1 जीरो एक्स्ट्रा बची, उसको अपन ने पीछे लगा दिया। अतः 9.1 बटा 16,720। सर कुछ इस प्रकार की संख्या बनी है, किंतु जैसे ही अपन ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। दोस्तों एक बात अपन और जानकारी लेंगे, यदि हम इस ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो यदि मैं 9 को एक बार काट दूं तो क्या ये 16,720 दो बार कर सकता है क्या? यदि मैं 9 को एक बार काट दूं तो क्या 16,720 दो बार कर सकता है क्या? सर ऐसा करना संभव ही नहीं है, अतः 1:2 नहीं हो सकता, तो अतः पहला ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि 1:2 नहीं हो सकता, तो सर दूसरा कथन क्या कहता है? 1:1। क्या दोस्तों इससे ये एक बार कर सकता है क्या? संभव ही नहीं है, अतः इसमें ऑप्शन 2 भी सही नहीं हो सकता।
तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आ रहा है 1:1800 से 30, अतः 1000 से भी ज्यादा आ रहा है क्या? तो सर 9 का भाग एक बार चल जाएगा, तो यह भाग चल जाएगा 1800 से 30 बार। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो अब इसे आप अगर डायरेक्ट याद रखना चाहें तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 1:1800 से 30। कितना होता है दोस्तों? 1:1800 से 30। बस शर्त यही है दोस्तों कि द्रव्यमान का अनुपात किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारे से कुछ इस प्रकार का पूछा गया है दोस्तों कि CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है दोस्तों? CO2 के अंदर, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें अर्थात हरित गृह प्रभाव के साथ भी लिया जाता है। हरित गृह प्रभाव में दोस्तों कुछ और गैसों का भी योगदान होता है, और ये ट्रिक के माध्यम से आता है। जैसे मेथेन का नाम आता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे अपन लाफिंग गैस कहते हैं उसका नाम आता है, फ्रियोन का नाम आता है दोस्तों जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जल वाष्प का नाम आता है दोस्तों जिसे अपन भाप बोलते हैं, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है दोस्तों जिसे आप CO2 बोलते हैं। और हमारे से दोस्तों यहां पर मेन सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। यदि दोस्तों माथे पर आवेश नहीं हो तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि माथे पर आवेश नहीं हो तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और यदि दोस्तों हमें प्रोटॉन की संख्या आती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। और किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों? तो कार्बन आता है सर 6 नंबर पे, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। दोस्तों कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। प्लस दोस्तों ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को अपन O से लेते हैं, वो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, और एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो सर यहां पर 2 ऑक्सीजन हैं, तो एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 2 ऑक्सीजन में 16 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 2 ऑक्सीजन में 16 हो जाएंगे। और 16 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अतः ये 22 किसकी संख्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की। किसकी संख्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 22 ही है और प्रोटॉन की संख्या भी 22 ही है, क्योंकि माथे पर कोई आवेश नहीं है। और अगर माथे पर आवेश नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान ही होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे से कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन का अंतर किसकी संख्या है? क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन का अंतर किसकी संख्या है? दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बस आपको यह दिख रहा होगा कि सर ये किस तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। जबकि अगर आप इसी प्रश्न को सिंपल लैंग्वेज में सुनेंगे तो आपको यह प्रश्न यूं ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। और सवाल किस प्रकार से है दोस्तों कि क्लोरीन जो है उससे यदि आप Cl- बना देते हो, दोनों में से अंतर किसकी संख्या में है? इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हुई, प्रोटॉन की संख्या चेंज हुई, या न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हुई? क्या पूछा गया है दोस्तों? क्लोरीन से जब आप Cl- बना देंगे तो किसकी संख्या चेंज हुई? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या न्यूट्रॉन की? तो सर ये तो हमारे को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा। लेकिन यदि आप जानकारी के लिए लिखना चाहें तो जानकारी के लिए अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों कि यदि पृथ्वी पर मिलने वाला कोई सा भी तत्व है, यदि पृथ्वी पर मिलने वाला कोई सा भी तत्व है, उसके ऊपर प्लस आ रहा है या उसके ऊपर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि किसकी संख्या चेंज हुई है? इलेक्ट्रॉन की। यदि तत्व सेम है, उसके ऊपर चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, कितने भी आए, तो उसमें किसकी संख्या में चेंज होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या में। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों जिंदगी में कभी चेंज नहीं होती है। जिस प्रकार अपना आधार कार्ड नंबर होता है उसी प्रकार तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, और यह भविष्य में कभी चेंज नहीं हो सकता। जिस क्लोरीन को आप 17 नंबर पे पढ़ते हैं, अपने छोरे छोरी पढ़ेंगे तो भी क्लोरीन कितने नंबर पे आएगा? 17 नंबर पे ही आएगा। ये जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकता। अतः क्लोरीन 17 नंबर पर आएगा, तो इस वाले तत्व में तो क्लोरीन की संख्या 17 है, परमाणु क्रमांक 17 है सर। माथे पर आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 आएगी। किंतु यहां पर दोस्तों Cl के ऊपर माइनस आ गया, क्योंकि सर यहां पर बोला गया है क्लोराइड आयन।
क्लोराइड आयन। जानकारी के लिए दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि क्लोरीन के ऊपर माइनस आ जाए तो उसे ही क्लोराइड आयन कहते हैं। लेकिन तो यहां पर दोस्तों डायरेक्ट हमारे को आंसर मिल रहा है कि यदि कोई तत्व सेम है किंतु किसी के ऊपर प्लस आ रहा है, किसी के ऊपर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है दोस्तों कि ऐसा किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। क्योंकि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ करके 18 हो जाएगी। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो गई। और अगर ये ऐसे नहीं पूछ करके यूं भी पूछता कि कितनी बढ़ी, तो हम कह देते सर 17 से बढ़ करके 18 हो गए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से दोस्तों इनकी संख्या में अंतर आ जाता है और आयन का निर्माण हो जाता है। यदि माइनस नहीं आकर के प्लस आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, और अगर माइनस आए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारे से कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अर्थात दोस्तों कुछ जानकारी हमारे को दे रखी है, कुछ जानकारी हमारे से पूछी गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और अगर सेकंड ग्रेड में कोई प्रश्न आया है तो इसका मतलब मजा तो आने वाला है। लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको इसका सूत्र आता है तो हमारे को 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और अभी डायरेक्ट इसका आंसर आने वाला है। दरअसल दोस्तों यह प्रश्न जो पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है नाभिक का नाम लेकर के, और जब भी नाभिक का नाम आए रदरफोर्ड भाई साहब का नाम नहीं आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नाभिक के बारे में बताने वाला रदरफोर्ड था। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था दोस्तों कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या, किसी भी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। अर्थात r समानुपाती 1/1/3, r समानुपाती 1/1/3। और दोस्तों 1/3 आ गया, समानुपाती आ गया, तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा और उसकी जगह r0 आ जाएगा। r0 को रदरफोर्ड नियतांक भी कहते हैं। r समानुपाती हट जाएगा दोस्तों और समानुपाती की जगह r0 आ जाएगा, और r0 को रदरफोर्ड नियतांक भी कहा जाता है। और रदरफोर्ड नियतांक का चूंकि दोस्तों जब भी समानुपाती हटता है दुनिया में हर नियतांक का मान फिक्स होता है, और वो फिक्स मान कितना होता है दोस्तों उसकी हमारे को यहां आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या दे रखा है, अनुपात। और जब भी दोस्तों अनुपात का नाम आए अपने को यह ध्यान आना चाहिए दोस्तों कि हमें सूत्र कितनी बार लगाना है, 2 बार। क्योंकि दोस्तों जब भी अनुपात का नाम आएगा सूत्र कितनी बार लगाना है दोस्तों, 2 बार। और 2 बार सूत्र कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो r बराबर r0 1/1/3, और इसी सूत्र के नीचे दोस्तों एक बार और लगा देते हैं r बराबर r0 1/1/3। और दोस्तों अनुपात है तो बीच में क्या आ गया, बटा। तो दोस्तों दोनों सूत्र लगा दिए दोस्तों, r बराबर r0 1/1/3। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, r0 से तो r0 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि नियतांक दोनों बार सेम ही आएगा। किंतु इसमें क्या करना है दोस्तों, अब नाभिक की त्रिज्याएं डबल है, तो मैं एक को 1 मानूं तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसको 2 मानूं तो ये भी 2 हो जाएगा। अर्थात r1 बटा r2 बराबर 1 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब जैसे ही दोस्तों प्रश्न की तरफ ध्यान से देखते हैं, हमें त्रिज्याओं का अनुपात प्रश्न में दे रखा है। अर्थात r1 बटा r2 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 1/2 बराबर a1 की घात 1/3 बटा a2 की घात 1/3। दोस्तों यदि आधार अलग अलग हो किंतु घातें समान हो तो दोनों घाताओं को सम्मिलित रूप से एक जगह पर लगाया जा सकता है, और यह हो जाएगा दोस्तों अपने यहां पर यह हो जाएगा दोस्तों अपने यहां पर 1/2 बराबर a1 बटा a2 की घात 1/3। यदि दोस्तों आधार अलग अलग हैं किंतु घातें समान हैं तो दोनों घातों को उठा करके एक जगह लगाया जा सकता है। और दोस्तों यहां पर घात 1/3 है, और जब भी घात बराबर के एक साइड से बराबर के दूसरी साइड शिफ्ट होती है तो घात उल्टी हो जाती है। जब भी घात बराबर के एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट होती है तो घात उल्टी हो जाती है। यदि बटे के नीचे से ऊपर शिफ्ट होती है तो सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, और यदि बराबर के एक साइड से दूसरी साइड चल जाए तो घात का
घात ही उल्टी हो जाती है, घात ही चेंज हो जाती है। तो यहां पर 1/3 है दोस्तों, और 1/3 इधर से इधर आएगा तो 3/1 बन जाएगा, अर्थात 1/2 की घात 3/1 अर्थात 3 हो जाएगा दोस्तों। और यह हो जाएगा a1/a2, ये हो जाएगा a1/a2। और 1 का क्यूब दोस्तों 1 होता है, किंतु 2 का क्यूब 8 होता है, अतः हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1:8। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1:8। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन। दोस्तों ए ऑप्शन में कितना दे रखा है 1:8। ये तो था दोस्तों समझने का तरीका। और यदि आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट कैसे याद रखोगे दोस्तों, यदि आर का मान दे दिया जाए और ए का मान निकालना हो तो क्यूब करते हैं, आर का मान दे दिया जाए ए का मान निकालना हो तो क्यूब करते हैं, और यदि ए का मान दे दिया जाए और आर का मान निकालना हो तो घात 1/3 करते हैं, अर्थात घनमूल करते हैं। आर का मान दे दिया जाए, ए का मान निकालना हो तो क्यूब करते हैं, और ए का मान दे दिया जाए आर का मान निकालना हो तो 1/3 करते हैं, घनमूल करते हैं। दोस्तों हमारे को यहां पर आर का मान दिया था, ए का मान निकालना था, तो क्यूब करना पड़ेगा। और क्यूब किसका करना पड़ेगा, तो जो दिया होगा उसी का करना पड़ेगा सर जी। और हमारे को दिया क्या गया है 1/2, और 1/2 का क्यूब दोस्तों इसी प्रकार होता है, तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/8, 1:8। इसीलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला ऑप्शन। किंतु दोस्तों ये ट्रिक है, और मैं हमेशा ट्रिक बताने में थोड़ा पीछे रहता हूं दोस्तों, क्योंकि ट्रिक में आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन यदि ट्रिक में दोस्तों एक भी लाइन इधर से उधर हो गई तो अपना पूरा काम खराब हो जाता है दोस्तों। इसका सीधा सा तरीका सीखने का यह है दोस्तों कि यदि आप टायर लेकर के एक दिन तो तैर सकते हो, किंतु यदि आपको लंबी रेस लगानी है, लंबा दौड़ना है, तो आपको बिना टायर के दौड़ना ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि टायर दोस्तों टेम्परेरी है, जबकि अपन अगर तैराकी अपने को आती है तो ये परमानेंट जिंदगी भर काम करेगी। इसीलिए ट्रिकों में दोस्तों गलती होने के चांस है, लेकिन अगर आपको तरीका आता है तो आपको 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो बात करते हैं दोस्तों, हम ट्रिक और मेथड दोनों ही तरीकों से बात करते हैं। मैं आपको मेथड भी बताता हुआ चलता हूं और ट्रिक भी बताता हुआ चलता हूं, लेकिन मैं खुद मना करता हूं दोस्तों ट्रिक के बारे में नहीं पढ़ने की, क्योंकि ट्रिक किस टाइम धोखा दे जाएगी हम नहीं कह सकते। किंतु यदि आपको मेथड आता है तो मेथड आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये तो पूरा करने का तरीका था दोस्तों। डायरेक्ट याद रखोगे तो डायरेक्ट क्या याद रखोगे, आर का मान दे दिया जाए, ए का मान पूछा जाए तो क्यूब करते हैं, आर का मान दे दिया जाए, ए का मान पूछा जाए तो क्यूब करते हैं, और ए का मान दे दिया जाए, आर का मान पूछा जाए तो घात 1/3 करते हैं, घात 1/3 करते हैं। सर किसकी करते हैं, तो जो दिया जाएगा उसी की ही करते हैं। आर दिया जाए तो आर का क्यूब करना, और ए दिया जाए तो ए की घात 1/3 करना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे से कुछ इस प्रकार का पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसके बारे में मैंने कल भी आपसे बात की थी, और कल भी मैंने आपसे यह कहा था, मैंने कहा न्यूट्रॉन का प्रश्न 3 तरीके से आता है, और आज वापस वही प्रश्न आ गया है दोस्तों। कल मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, और न्यूट्रॉन की खोज के लिए पुरस्कार किसे दिया गया। तीनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों एक ही था, और वो कौन था, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज करी थी दोस्तों, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक की किसकी खोज करी थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला थॉमसन। कोई आपसे पूछे कि पूरा नाम, तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे दोस्तों, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले थे दोस्तों ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज करने वाले थे दोस्तों ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे दोस्तों जेम्स चैडविक। क्योंकि परमाणु के अंदर मिलने वाले 3 मूल कणों में किसका नाम आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का नाम कहां आता है दोस्तों, तो परमाणु के अंदर आने वाले मूल कण या मौलिक कणों में इन 3 कणों का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए
किसे नाम लिया जाता है या इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को, प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है गोल्डस्टीन को, और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जेम्स चैडविक को। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? वापस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों कि नाभिक का नाम आए, रदरफोर्ड का नाम नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है। और वापस नाभिक का नाम आ गया तो दोस्तों वापस किस दोस्त को याद करेंगे? तो हम रदरफोर्ड भाई साहब को याद करेंगे दोस्तों। और रदरफोर्ड हमारा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है दोस्तों। रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है दोस्तों। और नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। कोई आपसे पूछे डोल्टन ने किसकी खोज करी थी दोस्तों? तो जॉन डोल्टन ने खोज करी थी दोस्तों परमाणु को। परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? जॉन डोल्टन। कोई आपसे पूछ ले कब बताया था दोस्तों, तो आप ये भी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं 1808 में इसकी खोज करी थी दोस्तों। और सर्वप्रथम परमाणु को कैसा कण बोला था? अविभाज्य बोला था। और अविभाज्य के बारे में बोलने वाले भी जॉन डोल्टन ही थे। सिर्फ जानकारी के लिए अपने को यह ध्यान रखना है। थॉमसन ने किसकी खोज करी थी दोस्तों? तो जे थॉमसन ने अभी हाल ही में अपन बता करके सिमटे हैं दोस्तों कि जे थॉमसन ने किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। वापस वही नाम आ गया दोस्तों आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने प्रकाश ऊर्जा समीकरण दी थी दोस्तों, जिसका सूत्र होता है E बराबर mc²। जिसके बाद ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। वो इसी आइंस्टीन के E बराबर mc² के बाद परमाणु बम बनाना संभव हो पाया था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों चारों ऑप्शन आपको समझ में आगे होंगे। हमारा प्रश्न था दोस्तों नाभिक की खोज किसने करी थी? तो नाभिक की खोज किसने करी, नाभिक शब्द किसने दिया? तो ये बात करने वाला था रदरफोर्ड। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। यदि प्रश्न आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने घंटी वाला बटन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि एक तत्व है सर, और उस तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? अर्थात रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? दोस्तों ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और रासायनिक गुण का नाम जब भी आएगा, क्योंकि हमने दोस्तों एक चित्र बनाया था, चित्र के भीतर हमने दोस्तों नाभिक बनाया था, और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया था, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। रासायनिक गुण शब्द से मतलब होता है दोस्तों कि तत्व किस प्रकार का आयन बनाता है, क्योंकि जिस प्रकार का आयन बनाएगा उसी प्रकार के उसके यौगिक बनेंगे। और हर यौगिक के गुण सर अलग अलग होते हैं। और प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा तो किसकी संख्या चेंज होने के कारण बनता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की। अभी हाल ही में सर पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि यदि प्लस की वजह से या माइनस की वजह से बनते हैं कोई, या किसी की वजह से ऐसा होता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसकी संख्या चेंज होने के कारण प्लस माइनस बनता है? तो वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। और प्लस माइनस बनेगा तभी सूत्र बनेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या वह संख्या है दोस्तों जो रासायनिक गुणों को तय करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रासायनिक गुण से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही डिसाइड करेगी कि कहां प्लस बनेगा और कहां माइनस बनेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको कल का सवाल ध्यान रहा होगा तो मेरे हिसाब से बड़े जल्दी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे से पूछा गया है 88 Ra के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अर्थात हमारे को सर एक तत्व दिया गया है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है। लेकिन दोस्तों Ra में ए बड़ा नहीं आता, ए छोटा आता है। अर्थात जब भी हम तत्व लिखते हैं तो तत्व का पहला अक्षर बड़ा आता है और दूसरा अक्षर छोटा आता है। चलिए दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या की मैंने एक सबसे शानदार तरीका बताया था दोस्तों कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देना है। और जब हम 226 में से 88 माइनस करेंगे, 226 में से 88 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया तो 88 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8, और 11 में से 8 गया तो 3, और 2 में से 1 हासिल का ले लिया था तो 1। कितना आया दोस्तों?
138, अर्थात 226 में से 88 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 138। ये 138 किसकी संख्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन के बाद क्या भी निकालना है दोस्तों, प्रोटॉन। किंतु प्रोटॉन को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शनों में से सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है दोस्तों, 138 आ रही है। अतः प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 88 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पड़ा हुआ नंबर ही परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कहलाता है। यहां पर पड़ा हुआ नंबर ही परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कहलाता है दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या तो हो जाएगी 88 और न्यूट्रॉन की संख्या जब 226 में से 88 माइनस करेंगे तो वो कितने आ जाएगी दोस्तों, 138। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये रहा, और वापस इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। और यदि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, यदि माथे पर आवेश नहीं हो तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम ही होती है। यदि माथे पर आवेश नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम ही होती है। और जिस स्टूडेंट को प्रोटॉन की संख्या निकालना आता है उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों उदासीन तत्व में, उदासीन तत्व से मतलब है दोस्तों हार्डोती में बोलो तो माथे पर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीन कहते हैं। अर्थात माथे पर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उदासीन। और इसके हमारे को सर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा तो अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और वो कितनी है दोस्तों, 19। अतः इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा दोस्तों कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहर वाली कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों कक्षा बाहरी हो या कक्षा अंदर वाली हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किंतु यदि कक्षा का नाम आ गया और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया तो हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक सूत्र के द्वारा निकाला जाता है दोस्तों, और उस सूत्र का नाम होता है दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2n²। किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक ही सूत्र होता है दोस्तों, और वो होता है 2n²। हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो कक्षा अंदर वाली है या बाहर वाली है। अर्थात बाहर वाली कक्षा इसने सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया है, जबकि हमारा काम तो तीसरी कक्षा बोलते ही हो गया था। अर्थात तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है तो तीसरा शब्द आपको दे रखा है तो आपको n का मान रखना है 3 दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में n का मान 3 रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो आ जाता है दोस्तों 18। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 18। तो मेरे साथ से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही सीधे और सरल तरीके से दोस्तों अपन प्रश्नों को करने वाले हैं, लेकिन साइंस में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोस्तों अगर आपने तसल्ली से किसी प्रश्न को नहीं पढ़ा तो वो प्रश्न आपका गलती करवा देगा। और ये कुछ ऐसे प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि परमाणु का नाम आएगा तो नाभिक का और कक्षा का जिक्र तो होगा ही होगा, या तो कक्षा का जिक्र होगा या परमाणु का जिक्र होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा दोस्तों जिसके सिलेबस में तो परमाणु टॉपिक हो और परमाणु से प्रश्न न आया हो। और सबसे बड़ी गड़बड़ दोस्तों ये परमाणु ही करवाता है, क्योंकि इसमें सवाल ही इतने शानदार बनते हैं दोस्तों कि अपन करते जाएं तो भी सवाल खत्म नहीं होते। तो इस दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, क्योंकि इसमें एक सूत्र काम में आएगा दोस्तों, और वो सूत्र क्या हो जाएगा, 2n²। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा दोस्तों, और ये कल का ही प्रश्न है, कल के जैसा ही प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कल हमने स्वर्ण पत्र का तो नाम नहीं आया था, किंतु दोस्तों नाभिक का नाम आया था, और नाभिक का नाम आया था तो मैंने आपको नाभिक के बारे में 3-4 चीजें बताई थी। पहली बात ये बताई थी दोस्तों कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हम बार बार बोलते हैं कि नाभिक का नाम आए और रदरफोर्ड का नाम नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, रदरफोर्ड के द्वारा। किंतु दोस्तों रदरफोर्ड यहां प्रश्न में ही आ गया, हमारे से यह पूछा गया था कि रदरफोर्ड ने प्रयोग के लिए क्या काम में लिया। तो दोस्तों इसके बारे में कल अपन ने पूरा लिखा था, पूरा समझा था, और नाभिक ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा,
नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? स्वर्ण पत्र पर एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। तो कौन से कण के द्वारा की गई थी दोस्तों? एल्फा कण के द्वारा। किस कण के द्वारा की गई थी दोस्तों? एल्फा कण के द्वारा। और एल्फा कण के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहें या जानकारी रखना चाहें दोस्तों, तो ही एल्फा कण 2He4 के ऊपर +2 आता है, अर्थात द्विधनावेशित हीलियम के नाभिक को ही क्या कहते हैं दोस्तों? एल्फा कण कहते हैं। यदि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो जो फिर बचा उसी कण को क्या बोला जाता है दोस्तों? एल्फा कण बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, एल्फा कण हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारे से ये रहा, और वापस दोस्तों उसी के जैसा प्रश्न आ गया। और मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा कक्षा का प्रश्न नहीं आए या नाभिक का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, इसके बिना परमाणु अधूरा है दोस्तों। यहां पर वापस प्रश्न आया है दोस्तों कि यदि कक्षा की संख्या को n से लिखें तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो दोस्तों अभी हाल ही में अपन ने प्रश्न किया था दोस्तों कि यदि किसी कक्षा के बारे में बात हो तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों 2n²। और 2n² कहां है दोस्तों? 2n² ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। n² भी संख्या होती है दोस्तों, और n² संख्या होती है जब आपसे पूछ लिया जाए कक्षा में कक्षकों की संख्या। इसके बारे में दोस्तों आप बता सकते हैं कक्षा में कक्षकों की संख्या किस सूत्र के द्वारा दी जाती है दोस्तों? तो वो दी जाती है n² के द्वारा। n के द्वारा भी दी जाती है दोस्तों, n और n के द्वारा दी जाती है दोस्तों कक्षा में उपकोष की संख्या। कक्षा में उपकोष की संख्या, तो किसी भी कक्षा में उपकोष की संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और किसी भी कक्षा में कक्षकों की संख्या को n² के द्वारा, और किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के द्वारा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आए होंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हमारे को करने होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं। कल अपन लेकर के आएंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ में दोस्तों, और अपन बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार पेपर में आते हैं, किस प्रकार उनकी लैंग्वेज आती है, और किस प्रकार हमारे से सवाल गलती होते हैं, और किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो सब कुछ सिमेट करके दोस्तों करने वाले हैं अपने इस डेली की क्लास में दोस्तों। तो इसमें सारे प्रश्न पिछले एग्जामों के आए हुए अपन लेकर के आएंगे दोस्तों, और उसको अपन यहां पर सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।